2025 का ये महाकुंभ शिप्रा और श्रेयस की जिंदगी का क्या फैसला करेगा, चलिए देखते हैं इस छोटी सी कहानी में। फर्स्ट फ्लोर के जीने से दंदनाते और लगभग चीखते हुए शिप्रा ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपनी बेड रिटर्न माँ को झकझोरते और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर क्या मिला माँ तुमको ये सब करके? अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापों की ही सजा आज तुमको मिल रही है। काश वक्त रहते तुम्हें सही और गलत का एहसास हो जाता तो आज तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर नहीं होती। उसकी माँ उर्मिला 2 साल पहले ही हार्ट अटैक के बाद पैरालिसिस अटैक के कारण बेड पर आ गई थी। कुछ बोल नहीं सकती थी पर उसे सब कुछ समझ आ रहा था। इस वजह से कुछ ना बोलकर भी पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहे चले जा रहे थे। शिप्रा वापस अपने कमरे में आकर पैकिंग शुरू कर देती है। घर के हाउस हेल्पर्स देवेश और प्रभा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिप्रा मैम इतनी नाराज हो गए। देवेश प्रभा से बोलता है कि जाकर देख कर आओ शिप्रा मैम क्यों इतनी अपसेट है। आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं कभी। प्रभा फटाफट शिप्रा के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि शिप्रा अपनी पैकिंग कर रही है। प्रभा के 2-3 बार पूछने पर शिप्रा बोलती है कि मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक घर का ख्याल रखना। प्रभा सरप्राइजली उसे देखती रह जाती है और फिर पूछती है कि मैम सब कुछ ठीक है ना, आज अचानक से कैसे प्लान बना लिया आपने, जबकि पिछले 5 सालों से तो आपने कभी इंडिया का जिक्र भी नहीं किया था। शिप्रा कहती है सब कुछ बता दूंगी, अभी जैसा कह रही हूँ वैसा करो, कहकर निकल जाती है अपने वतन के लिए। फ्लाइट में बैठती ही शिप्रा की आंखों में 12 साल पुराना मंजर तैर जाता है और वो अपने पास में खो जाती है। उसे याद आती है वो पहली मुलाकात, जब उसकी मुलाकात कुंभ के मेले में उस हैंडसम लड़के श्रेयस से होती है। दरअसल 2013 में प्रयागराज में जब महाकुंभ मेला था तो उसी मेले में एक श्रेयस की भी शॉप थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रेयस बिजनेस करना चाहता था, जिसकी शुरुआत वो महाकुंभ के मेले से अपनी शॉप लगाकर करना चाहता था। उसका मानना था कि इस पावन भूमि पर अगर उसकी शॉप चल गई तो उसे एक सफल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी शॉप फैशन स्टूडियो थी जहाँ पर लेडीज़ कपड़ों से लेकर लेडीज़ एक्सेसरीज तक सभी चीज़ें अवेलेबल थी। शिप्रा अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी शॉप पर जाती है और वो लोग बहुत सारी चीज़ें परचेस करते हैं। शिप्रा को श्रेयस का क्यूट चेहरा बहुत भाता है और उसका अपना सामान बेचने का टैलेंट भी बहुत पसंद आता है। जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो फिर भी वो उस चीज़ को ले लेगा, ऐसा कन्विंस कर देता था श्रेयस। पहले दिन से ही शिप्रा को श्रेयस बहुत पसंद आया था, पर श्रेयस का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। वो तो अपने आप को यहाँ एक्सप्लोर करने आया था। देखते ही देखते हर दिन शिप्रा के अपनी फ्रेंड्स के साथ कुंभ मेले में आना हो रहा था। उन लोगों की 4-5 दिन बाद श्रेयस से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बातों ही बातों में पता चल गया था कि वे सभी एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। बस यहाँ पर इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहीं श्रेयस इसी साल पास आउट हुआ था। मेले में श्रेयस की शॉप 3rd नंबर पर आ गई थी। उसे अवार्ड भी मिला था। अब श्रेयस अपनी शॉप सिविल लाइंस में खोलना चाहता था। शिप्रा और श्रेयस की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और बात जिंदगी भर साथ रहने के वादे तक पहुंच गई थी। श्रेयस की फैमिली में सभी राजी थे। शिप्रा के पापा भी राजी थे पर माँ बिल्कुल अगेंस्ट थी। उन्हें अपने क्लास का ही दामाद चाहिए था, एक सफल बिजनेसमैन। पर अभी श्रेयस तो कहीं नहीं स्टैंड करता था। उनकी नज़र में श्रेयस लो क्लास और बिना हैसियत वाला था। फैमिली बैकग्राउंड जरा भी अच्छी नहीं थी। शिप्रा के फादर को उसकी पसंद पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल करके धूमधाम से श्रेयस के साथ शादी कर देते हैं। शिप्रा की मम्मी पहले ही दिन से अपनी बेटी का घर तोड़वाने की तरह तरह की तरकीबें लगाती रहती हैं, पर करीब 1 साल तक वो सफल नहीं हो पाती। 1 साल बाद शिप्रा एक खूबसूरत बेटी की माँ बन जाती है। हालांकि इस बीच बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें उसे झेलनी पड़ी थी, फिर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर देती थी। 1 साल बाद जब शिप्रा की माँ उर्मिला को यकीन हो चलता है कि इतनी आसानी से मेरी बेटी इस कंगाल को नहीं छोड़ेगी, तो ऊपरी दिखावे के लिए वो अच्छी बन जाती है और अंदर ही अंदर अजब गजब चालें चलती हैं शिप्रा और श्रेयस को अलग करने के लिए। उर्मिला को लो क्लास वालों से एलर्जी सी थी। उसने कभी भी अपने से निम्न स्तर वालों से दोस्ती तक नहीं की थी, पर आज उसी क्लास का लड़का उसका दामाद बन बैठा, वो भी इकलौती बेटी का। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर जलती जा रही थी।
फिर वो कुछ ऐसी चाल चलती है जिसमें सफल हो जाती है। वो शिप्रा से बोलती है कि मैंने श्रेयस के लिए एक प्लान रखा है। शिप्रा के पूछने पर बताती कि मैंने 2 करोड़ का शोरूम खुलवाने का प्लान किया है, जिसका ओनर श्रेयस होगा। अभी उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कल को जब वो ये काम अच्छे से करेगा और उसके पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे मेरा अमाउंट लौटाकर फ्रेश ओनर वही बन जाएगा। सभी को ये प्लान पसंद आ जाता है, पर श्रेयस को बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो शिप्रा के दबाव में आकर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने में तमाम तरह के पेपर्स साइन करने पड़े, जिनमें कुछ ऐसे पेपर्स भी साइन हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। खैर, काम शुरू हो गया था। श्रेयस तन मन धन से अपने काम में लगा था, पर ना जाने क्यों कोई प्रोग्रेस होते नजर नहीं आ रही थी। 3 महीने बीत जाने के बाद भी काम की प्रोग्रेस ऊपर होने की बजाय नीचे होती जा रही थी। श्रेयस बहुत टेंस रहने लगा था। शिप्रा के लाख समझाने पर भी वो टेंशन फ्री नहीं रह पाता था। इसी बीच एक अनहोनी ऐसी हो जाती है जिसका किसी को भी अनुमान नहीं था। शिप्रा अपने बच्चे और मम्मी पापा के साथ अपने चाचा की बेटी की शादी में बनारस आई होती है। 4 दिन के फंक्शन के बाद जब वो वापस प्रयागराज जा रहे होते हैं तो रास्ते में हाईवे पर उसकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। शिप्रा के पापा की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। शिप्रा को भी गहरी चोटें आती हैं। उर्मिला को हल्की फुल्की चोटें और बच्चे को जरा भी खरोच तक नहीं आती है। राहगीर उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और श्रेयस को फ़ोन करते हैं। श्रेयस बदहवासा हॉस्पिटल पहुंचता है। शिप्रा की हालत नाजुक बताई जाती है। शिप्रा के पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब वह वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है कि शिप्रा कोमा में चली गई है। अब तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई होती है। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, बच्चे में भी नहीं, तो बस शिप्रा के पास बैठा रहता है। 1 महीने के बाद भी शिप्रा कोमा से बाहर नहीं निकल पाती। इस बीच उर्मिला अपना रंग भी दिखाना शुरू कर चुकी थी। कुछ लोग उर्मिला को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवाए, पर श्रेयस इस बात के लिए अभी रेडी नहीं था। उसे पूरी उम्मीद थी कि शिप्रा यहीं ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने निकलते ही उर्मिला श्रेयस को घर पर बुलाती है और उसे एक ऐसा एग्रीमेंट दिखाती है जिसे देखकर श्रेयस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर उसने 6 महीने के अंदर पूरा पैसा 2 करोड़ रिटर्न नहीं किया तो वो और शिप्रा सेपरेट हो जाएंगे और जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, जिस पर शिप्रा के भी साइन थे। श्रेयस चिल्लाता है कि ये पेपर्स उससे धोखे से साइन करवाए गए हैं, पर वो कहती है देखो शिप्रा ने भी साइन किया है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती थी। श्रेयस उस दिन तो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर दूसरे दिन जब वो अपनी ससुराल पहुँचता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। पूछने पर पता चलता है कि वे लोग इंडिया से बाहर जा चुके हैं। कहाँ किसी को भी नहीं पता होता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। 4 साल बाद शिप्रा कोमा से बाहर आती है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह। पर बुरा ये होता है कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी जिसमें श्रेयस की एंट्री हुई थी पूरी तरह भूल चुकी थी। इसी का फ़ायदा उर्मिला ने उठाया था। उसने कभी भी जिक्र नहीं होने दिया था कि शिप्रा शादीशुदा है और एक प्यारे से बेटी की माँ भी। वो माँ होकर भी माँ की भावनाओं की कद्र नहीं करती थी। उसने अपनी बेटी के सामने जिंदगी की नई तस्वीर ही पेश की थी। 11 साल बीत जाने पर एक दिन अचानक शिप्रा की मुलाकात उसकी बेस्ट फ्रेंड से हो जाती है। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब शिप्रा प्रीति को पहचान जाती है, पर फिर भी उसे श्रेयस याद नहीं रहता, जबकि प्रीति के साथ ही वो लोग श्रेयस से मिलते थे। प्रीति के उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाने के बावजूद उसे कुछ भी याद नहीं आता। 2 दिन बाद प्रीति इंडिया वापस चली जाती है और श्रेयस से मिलकर सारी बातें बताती है। वहाँ जर्मनी में एक दिन शिप्रा एक पार्सल रिसीव करती है। उसे खोलकर देखते ही उसके पांवों तले जमीन खिसक जाती है। उस पार्सल में एक डायरी, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ अलग से लेटर्स भी थे। डायरी का एक एक पन्ना उलटकर पढ़ते जाने के साथ साथ शिप्रा को अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताज़ा हो चली थी। डायरी, लेटर्स और फोटोज़ देखकर उसे सब कुछ साफ साफ याद आ चला था और आंखों से तो समुद्र का सैलाब भी उमड़ चुका था। उसी वक्त वो पैकिंग करके इंडिया रवाना हो चुकी थी। इंडिया पहुंचकर 12 साल बाद वो उसी महाकुंभ में पहुंचती है जहां उसकी पहली मुलाकात उसके अपने श्रेयस से हुई थी।
आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए जब वो वहां पहुंचती है तो सामने अपने प्यारे से बेटे के साथ उसका अपना जीवन साथी श्रेयस भी बच्चे का हाथ थामे आंखों में समुंदर भरे उसका 12 साल से इंतजार में खड़े पाया। गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का संगम की तरह पति पत्नी और बेटे के मिलन का भी संगम हो जाता है। 12 वर्ष बाद के महाकुंभ के बाद इस बार का महाकुंभ उसके जीवन के लिए वरदान साबित हो जाता है। दोस्तों, अगर इंसान के मन में सच्ची आस्था व विश्वास हो तो वो अपने दुखों से जरूर उबर जाता है। आशा करती हूँ कि आपको नीलम सरगम द्वारा रचित ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।